नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारत की राजव्यवस्था के बारे में। और एम लक्ष्मीकांत की जो भारत की राजव्यवस्था की जो बुक है उसके 4 लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पहला था, संविधान के निर्माण का दूसरा, तीसरा विशेषताओं, संविधान की विशेषताओं से संबंधित तीसरा लेसन था, और चौथा जो लेसन हमने कंप्लीट किया संविधान की प्रस्तावना के बारे में। क्लियर? तो ये 4 लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी व्यूअर्स ने वो लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है संविधान की नाम से, तो उसमें आप जाकर के देखिएगा। सारे लेसन्स आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। साथ ही जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनकी वीडियो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? और साथियों जो आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे, हमारा लेसन नंबर 5 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के लेसन से हमारे अनुच्छेद, आर्टिकल्स जो है संविधान के, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो संविधान का पहला अनुच्छेद है उसकी आज हम शुरुआत करेंगे, और 4वां अनुच्छेद जो है यानी 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 की आज हम चर्चा करेंगे। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र में ये अनुच्छेद शामिल किए जाते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम पूरी इंडियन पॉलिटी की जो ये बुक है, पूरी राजव्यवस्था भारत की जो होती है, इंडियन पॉलिटी जो होती है, उसको कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से, पॉलिटी की सीरीज़ के माध्यम से। तो मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल जो घंटी का बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में आपको इसको शेयर करना है। क्लियर? तो मित्रों अब हम देखो स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा लेसन। और देखिए क्या कहता है, सुनना ध्यानपूर्वक, आप सुनते रहना। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसकी क्षेत्रों की चर्चा की गई है। मैंने आपको कहा था कि हम भागों की स्टार्ट यानी संविधान के भाग मैंने आपके साथ डिस्कस में लिए थे बहुत। ठीक है, संविधान के 22 भाग जो है उसमें आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, और मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि संविधान के भागों के साथ हम अनुच्छेदों की चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो भाग 1 में जो हम चर्चा करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसकी हम जो है भाग 1 में चर्चा करते हैं। और भाग 1 में जब हम बात करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र की, तो उसमें अनुच्छेद 4 हम उसका, यानी इसको समझाने के लिए हम 4 अनुच्छेद यूज करते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 का हम इसमें उपयोग करते हैं। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान का भाग जो 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हमने संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है राज्यों के संघ की मित्रों यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि आखिर में राज्यों का संघ जो होता है वो क्या होता है। मित्रों ध्यान रखना, ये शब्द जो होते हैं, ये वर्ड्स जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से डायरेक्टली वनडे एग्जाम्स हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम हो, तो उसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ से डिटेल से डिस्कशन करवाऊँ। ठीक है? देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी क्या कहता है, इंडिया जो है ना मित्रों, भारत जो है वो राज्यों का समूह नहीं है, यानी एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं है, यानी राज्य जितने भी हैं उनका एक समूह है और उनको मिला दें तो भारत कहलाएगा, ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि भारत जो है ना वो क्या है, राज्यों का संघ है। अर्थात अब इसका मतलब भी समझा रहा है कि राज्यों का संघ का मतलब आखिर क्या होता है। ये कह रहा है कि एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। यानी ये कह रहा है कि राज्यों का संघ, हमने कह तो दिया कि हम इंडिया को कह रहे हैं कि राज्यों का संघ हमारा देश है। अब ये कहना चाह रहा है कि राज्यों का संघ आपने कहा है, इसका मतलब तो बताइए कि राज्यों का संघ का आखिर मतलब क्या होता है। तो ये कह रहा है कि राज्यों का संघ का मतलब मित्रों ऐसा है, ये कहना चाह रहा है कि भारतीय जो संघ, हमने भारत को जो राज्यों का संघ कहा, इसका मतलब है कि भारत जो है यानी इंडिया जो है वो एक संघ है, और भारत जो है वो राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार के एक समझौते का परिणाम नहीं है। यानी हमने एक समझौता किया और उस समझौते के माध्यम से हमने इंडिया का निर्माण किया, ऐसा नहीं है। क्लियर है? जैसे कि अमेरिकी संघ में, यानी अमेरिका का जो संघ होता है मित्रों वो राज्यों का समूह है, उसको कह सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि जैसे कि अमेरिकी संघ में होता है वैसे हमारे इंडिया में नहीं है। क्लियर? और दूसरा देखो क्या कहता है, दूसरा ये कहता है राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। मित्रों
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी राज्य है, कोई भी भारत का स्टेट, ठीक है, अगर भारत देश से अलग होना चाहिए तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सकता है। क्लियर। तो ये मैंने आपको मित्रों समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है राज्यों का संघ का मतलब। क्लियर है। राज्यों का संघ जो होता है ना, उसका अर्थ क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल से समझाने में भरपूर कोशिश की है। सीधा सा मतलब है राज्यों का संघ का मतलब कि कोई भी राज्य होगा उसको इंडिया से अलग होने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, हमारा देश जो है इंडिया, वो राज्यों का संघ है, मतलब इंडिया जो है वो राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्यों का ये समूह नहीं है। क्लियर। तो ये समझाने का मैंने आपको कोशिश की है कि राज्यों का संघ का मतलब आखिर क्या होता है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये बात अच्छी प्रकार से समझ आई। नेक्स्ट, ये मित्रों अनुच्छेद 1 की मैंने आपके साथ चर्चा की थी अभी, अनुच्छेद 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 की मैंने चर्चा कर ली। अब मित्रों हमारा आ रहा है अनुच्छेद 2। क्लियर। अनुच्छेद 2 की अब हम चर्चा कर रहे हैं। देखना क्या कहता है अनुच्छेद 2 में, संसद को हमने ये पावर दी कि संसद कानून के माध्यम से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अब मित्रों हो सकता है आपको ये जो लैंग्वेज है वो समझने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन ऐसी कोई टफ लैंग्वेज इसमें नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आया ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, अब सीधा सा मतलब सिंपल सी भाषा में आपको समझाने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ। देखो कि ऐसा मतलब है, इसका मतलब क्या है। अनुच्छेद 2 में ये कह रहा है कि संसद को हमने ये शक्ति दे दी कि संसद क्या करेगी, कानून के माध्यम से, किसके माध्यम से, कानून के माध्यम से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, यानी कुछ शर्तों पर लगाएगी, यानी कुछ शर्तों के माध्यम से, यानी कानून का उपयोग तो करेगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो क्या करेगी, वो जैसा चाहेगी, यानी उसको ठीक लग रहा है तो वह भारत देश है ना, उस भारत देश में अगर मान लीजिए कोई नए राज्य का प्रवेश कराना है या नए राज्य की स्थापना करनी है तो वह नए राज्य का स्थापना या प्रवेश हमारे भारतीय संघ में कर सकती है आर्टिकल 2 का उपयोग करके। अब नए राज्यों का प्रवेश या संघ का मतलब ऐसे राज्य जो इंडिया के नहीं है, यानी भारतीय राज्य ही हैं और उनको शामिल करना है, उसको हम अनुच्छेद 2 में शामिल नहीं करेंगे। नए राज्यों का मतलब हो गया भारत देश के बाहर के, जैसे कि मान लीजिए भारत देश के बाहर के जितने भी, जैसे दादरा नगर हवेली या दमन एवं दीव, ये हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे पहले विदेशी शासन के हाथों में थे, तो अनुच्छेद 2 का उपयोग करके मित्रों ये भारत से बाहर के क्षेत्र थे, तो अनुच्छेद 2 का उपयोग करके संसद ने इनको भारत देश में शामिल करवाया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया अनुच्छेद 2। आगे कहता है आर्टिकल 2 संसद को 2 शक्तियां देता है। कौन कौन सी? पहली, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे। क्लियर। नए राज्य की मैंने आपके साथ चर्चा कर दी कि ऐसा क्षेत्र जो भारत का नहीं है, भारत से बाहर का हो, चाहे विदेशी हो, उसको हमें शामिल करना है तो 2 का उपयोग करेंगे। दूसरा कहता है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। क्लियर। नए राज्यों का अगर हमें निर्माण कराना है तो वो भी हम आर्टिकल 2 का उपयोग करेंगे। अब देखो कहता है अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनके प्रवेश और गठन से संबंधित है। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से समझा दी है कि ऐसे राज्य जो भारत के नहीं हैं उनको अगर इंडिया में शामिल कराना है तो अनुच्छेद 2 का संसद उपयोग करेगी, विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से उसको हमारे देश में शामिल करवा लिया जाएगा। क्लियर है। अब अनुच्छेद 3 की चर्चा कर रहे हैं और कहता है कि आर्टिकल 3 ये कहता है भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अर्थात आर्टिकल 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमांकन की व्यवस्था करता है। अब मित्रों आर्टिकल 2 तो मैंने आपको समझाया कि ऐसे राज्य जो विदेशी हैं उनको हमें शामिल कराना है तो अनुच्छेद 2 का उपयोग करेंगे। और मान लीजिए भारत का ही कोई राज्य है और भारत के राज्य का मान लीजिए कोई क्षेत्र है, जैसे कि तमिलनाडु से हमने, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है और तमिलनाडु से हमें एक और राज्य, तमिलनाडु को 2 भागों में बांट करके हमें अलग राज्य और बनाना है, दूसरा राज्य, तो हम कौन से अनुच्छेद का उपयोग करेंगे? अनुच्छेद 3 का उपयोग करेंगे। क्लियर। और मान लीजिए हमें उसका नाम या सीमा में परिवर्तन करना है, किसमें? अनुच्छेद 3 के माध्यम से हम उसका उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि हमें राजस्थान ही है, राजस्थान का कोई और नाम हमें रखना है तो आर्टिकल 3 का हम उपयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम उसका नाम परिवर्तन कर देंगे। क्लियर है। आई होप कि मित्रों आपको ये समझाने में मैंने भरपूर कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब देखो क्या कहता है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति।
राज्यों का हमें पुनर्गठन कराना है, यानी उनके क्षेत्र में, उनकी सीमा में, उनके एरिया में हमें कम या ज़्यादा करना है, तो हम कौन से अनुच्छेद का उपयोग करेंगे? वही बात वापस पे आ रही है अनुच्छेद 3 की। कहता है कि अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 से अधिक राज्यों या राज्य के भागों को मिलाकर के या किसी एक राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर के नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि एक राज्य है, उस एक राज्य को मान लीजिए हमें 2 भागों में बांटना है, या फिर मान लीजिए 2 एक राज्य हैं, ये छोटे छोटे 2 राज्य हैं, इन दोनों राज्यों को हमें मिलाना है और मिलाकर के हमें मित्रों एक बड़ा राज्य बनाना है। तो हम अनुच्छेद 3 का, आर्टिकल 3 का मित्रों उपयोग करेंगे। क्लियर है? ये तो अपनी शक्ति दी संसद को। दूसरी बात ये कह रहा है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी। क्लियर है? मान लीजिए ये राज्य है, राजस्थान का राज्य है मान लीजिए, और इस राजस्थान के राज्य को हमें कम करना है, इतना सा भाग हमें कम करना है, तो आर्टिकल 3 का उपयोग करेंगे। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्य का राजस्थान है और राजस्थान की सीमा में हमें परिवर्तन करना है, तो भी हम उसको अनुच्छेद 3 के माध्यम से उपयोग करेंगे। और जो मैं आपको बता रहा कि नाम में अगर हमें परिवर्तन करना है तो नाम भी हम परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी स्टेट का, आर्टिकल 3 का उपयोग करके। क्लियर है? तो ये अनुच्छेद 3 की चर्चा की कि नाम में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में हमें कम करना हो या बढ़ाना हो, उसकी सीमा में हमें परिवर्तन करना हो, तो सब हम अनुच्छेद 3 का उपयोग करके कर सकेंगे। क्लियर है? आई होप कि ये अच्छी तरीके से समझ में आया। अब देखो ये क्या कहता है। एक ये कहता है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही हम संसद में पेश कर सकते हैं। यानी मित्रों किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है या उनकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर के आएंगे, अध्यादेश अगर हम लेकर के आएंगे तो हमें पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति के साथ हमें सहमति लेने के बाद ही हम उसको संसद में पेश कर सकते हैं। क्लियर है? एक तो ये बात कही। दूसरी बात ये कह रहा है कि राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्यों के विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजता है और यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। यानी अध्यादेश हम लेकर के आ रहे हैं कि हमें किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो अध्यादेश को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ हम लेकर के आएंगे। हमने संसद में उसको पेश कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये एक तो काम हम ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे कि इस अध्यादेश को हम क्या करेंगे, जिस भी राज्य का हमें नाम परिवर्तन करना है या उसकी सीमा को हमें कम करना है, उसके क्षेत्र को हमें कम करना है, तो उस अध्यादेश को हम उस राज्य के पास भेजेंगे कि उस राज्य का मत क्या है, यानी उस राज्य का क्या विचार है कि क्या मेरे राज्य का आप क्षेत्र कम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो उसका जो मत है ना, उसको जानने के लिए हम ये भेजेंगे अध्यादेश को। क्लियर? अब ये कह रहा है कि हालांकि, और ये कह रहा है कि इस मत को, यह मत जो राज्य देगा, अपने विचार जो देगा, निश्चित सीमा के भीतर देगा, निश्चित समय के भीतर उसको देगा राष्ट्रपति को अपना विचार। हालांकि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को जानने के लिए बाध्य नहीं है, मत को मानने के लिए बाध्य नहीं। यानी मान लीजिए कह रहा है, राजस्थान ने ये कह दिया कि नहीं, मेरे जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसको आप कम नहीं कर सकते। ये उसने अपना विचार प्रकट कर दिया इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति जी उसका जो ये विचार प्रकट किया है ना राजस्थान ने, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। यानी उसको मानने के लिए उस पर हमने राष्ट्रपति पर बाध्यता नहीं लगाई है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको, उसके क्षेत्र को जो कम कर रहे हैं वो कम भी कर सकते हैं, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो ये बाध्यता हमने राष्ट्रपति पर नहीं लगाई कि उसका जो मत है राज्य का, आप उसको माने ही, उसको आप नहीं मान सकते। क्लियर? आगे कहता है, इस तरह स्पष्ट है संविधान संसद को नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, उसके नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्य की अनुमति से कदम उठाने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि केंद्र की सरकार यानी संसद जो होगी वो बिना राज्य की अनुमति से उसके क्षेत्र को कम कर सकती है, उसके एरिया को कम कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, भले वो राज्य मना करे। क्लियर है? अब देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि संविधान के द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। यानी ये कह रहा है कि संविधान ने ये गारंटी नहीं दी कि ये जो राज्य है उस राज्य को आप इतना ही रखेंगे, यानी आप इस राज्य को आधा नहीं कर सकते, ये संविधान ने नहीं कहा है। ये गारंटी संविधान ने दी ही नहीं कि आप एक राज्य को बांट नहीं सकते। आप चाहते हैं राज्य को बांटना तो बांट सकते हैं,
तभी तो मित्रों आंध्र प्रदेश जो था पूरा एक, उस आंध्र प्रदेश से हमने अलग करके तेलंगाना बनाया था। क्लियर है? तो ये अनुच्छेद 3 का उपयोग करके हमने बनाया था। इसलिए कह रहा है कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को हमने गारंटी नहीं दी, इसलिए भारत को क्या कहा है? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों ये कथन, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत को क्या कहा गया है? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, अविभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ या अविभक्त राज्यों का विभाज्य संघ, या उपरोक्त में से को नहीं, ऐसे जो ऑप्शन वहाँ दिए जाते हैं। यानी सिंपल सी बात है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही इस बात की चर्चा की थी कि हम भारत को नहीं मान सकते, हम भारत को जो है विभाज्य नहीं कर सकते, हम राज्यों को विभाजित कर सकते हैं, यानी विभक्त राज्यों, यानी राज्यों को विभक्त कर सकते हैं। अविभाज्य संघ यानी हम संघ को विभाजित नहीं कर सकते। तभी तो मैंने आपको बताया था कि हम भारत को जो क्या कहते हैं, राज्यों का संघ कहते हैं, यानी राज्यों का भारत, राज्यों का एक, भारत क्या राज्यों का संघ है, और इंडिया जो है यानी भारत जो है वो राज्यों का समूह नहीं है। इसी कारण मित्रों हम विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ इंडिया को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना आप इस बात का। आगे कहते हैं कि जहाँ संघ की सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार चाहेगी राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य की सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। क्लियर है? वही सिंपल सी बात, अगर एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन ऐसे बात को समझे तो मित्रों, एक जो पिता जो होता है, एक पिता पुत्र को जन्म दे सकता है, लेकिन मित्रों जो पुत्र जो होता है वो क्या पिता को जन्म दे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो सिंपल सी बात यही है कि एक संघ की सरकार जो है वो राज्य को समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य की सरकार संघ को कैसे समाप्त करेगी? नहीं कर सकती। क्लियर है? अब देखो दूसरी तरफ अमेरिका की बात कर रहा है, अमेरिका में क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। कहता है सरकारें, अमेरिका में क्या होता है, सरकार जो होती है नई राज्य का निर्माण या उनकी सीमा में परिवर्तन बिना किसी राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती। इंडिया में हम क्या करते हैं, हमें अगर राज्य का निर्माण करना है या उसकी क्षेत्र को सीमा में हमें कमती बत्ती करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो हम उसको बिना राज्य की अनुमति से कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके राज्य को कम करना है तो राज्य की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, और राज्य ने मना कर दिया तो आप उसके क्षेत्र को, आप उसके राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो और आगे कहता है, इसलिए अमेरिका को क्या कहते हैं, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। यानी अविभाज्य राज्य यानी राज्यों को हम विभाजित नहीं कर सकते, और अविभाज्य संघ यानी हम संघ को विभाजित नहीं कर सकते। और इंडिया में हमने क्या कहा, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी इंडिया में तो हम विभाजित कर सकते राज्यों को, यानी संघ जो होगा ना मित्रों उसको तो हम विभाजित नहीं कर सकते। ये बात तो आप याद रखना। लेकिन शब्दों में अंतर यहाँ पे यही आ रहा है, ए हटा देंगे तो ये इंडिया के लिए हो जाएगा, ए लगा देंगे तो ये अमेरिका के लिए हो जाएगा। यानी अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ अमेरिका में कहा जाता है। क्लियर है? अब मित्रों ये संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 की तो मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान कि संविधान के अनुच्छेद के 4 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कहता है कि यह एक नए राज्यों का प्रवेश, क्या बताता है, ये बताता है कि हम जो नए राज्य का प्रवेश या गठन करेंगे अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। सिंपल सी बात है, सही है। और नए राज्यों का निर्माण या सीमा या नाम में हम जो परिवर्तन करेंगे अनुच्छेद 3 के तहत, ये सभी जो काम मित्रों हम करेंगे ना, ये सारे काम हम अनुच्छेद 368 के तहत नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, आप याद रखना, ये सारे जो काम करेंगे हम अनुच्छेद 368 जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है उसका उपयोग करके हम नहीं करेंगे, यानी इसको हम संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। अर्थात इस तरह का कानून जो होगा एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा। यानी हमें राज्य का निर्माण या नाम या सीमा में परिवर्तन करना है तो हम ऐसा जो कानून लेकर के आएंगे वो एक साधारण कानून होगा, वो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। तो ये मित्रों आज हमने चर्चा की संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक मैंने आपके साथ चर्चा की। और मैंने आपको बताया था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जो हम चर्चा करते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक हम करते हैं, और संविधान के भाग 1 में हम इसकी चर्चा करते हैं। क्लियर है? अब मित्रों हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जो होती है, और राज्य जितने भी हैं उनका उद्भव
यानी वो हमारे अस्तित्व में कैसे आए उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें पहला जो हम लेंगे, देशी रियासतों का एकीकरण हम लेंगे। यानी 552 जो देशी रियासतें थी इंडिया में, और उनमें से 549 हमारे इंडिया में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत शामिल हो गई थी। लेकिन 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ऐसी थी कि वो इंडिया में शामिल नहीं हुई थी, उसको हमने शामिल करवाया था। तो उनकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। अब मित्रों, ये जो अधिनियम है, ये सारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो चैप्टर है, उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के जितने भी एक्ट आए थे, सारे मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया था, जो कि एम लक्ष्मीकांत की बुक का पहला हमारा लेसन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर से आप अभी देख लेना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे करवाए थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चैप्टर के। तो ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब 3 जून योजना आई, माउंटबेटन योजना, तो उसके माध्यम से हमने 2 देश बना दिए थे, भारत और पाकिस्तान के नाम से। और हमने कहा था कि देशी रियासतों को 3 हमने ऑप्शन दिए थे। जितनी भी देशी रियासतें थी उस समय उनको हमने 3 विकल्प दिए। क्या क्या? कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकती हो, और आप चाहें तो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती हो, और अगर आप ये चाहें कि हम स्वतंत्र रहना चाहती है तो आप स्वतंत्र भी रह सकती हो। यानी देशी रियासतें भारत में शामिल होना चाहिए तो भारत में हो सकती थी, पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती थी, या वो अपने आप में स्वतंत्र भी रह सकती थी। इसी कारण से तो मित्रों 3 रियासतें ऐसी थी वो स्वतंत्र थी, और बाद में जब उन पर आक्रमण हुआ या अटैक हुआ, तब जाकर के मित्रों वो इंडिया में शामिल हुई। देखो क्या कहता है 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। क्लियर है। मैंने आपके साथ पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि 552 देशी रियासतें इंडिया में थी। एक फैक्चुअल यहाँ से क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम्स का कि कितनी हमारे देश में रियासतें थी, और कहता है जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गई थी। इसकी मैंने आपके साथ चर्चा की। लेकिन बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी ये रियासतें 3 ऐसी थी कि वो भारत में शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को कैसे मिलाया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। कश्मीर को हमने कैसे मिलाया? विलयपत्र के द्वारा, ठीक है। जब पठानी शासकों ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो कश्मीर के महाराजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने विलयपत्र पर हस्ताक्षर किए, और उसके माध्यम से मित्रों कश्मीर हमारे इंडिया में शामिल हो गया। और आगे कहता है कि जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया। यानी जूनागढ़ जो गुजरात में है उसको हमने जनमत संग्रह के माध्यम से यानी जनमत करवाया, और उसके माध्यम से हमने ये देखा कि ये जो जूनागढ़ है वो कौन से देश में मिलना चाहता है। जनमत संग्रह में इन्होंने इंडिया के साथ मिलने की इच्छा जताई। क्लियर है। अब मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं राज्यों के बारे में कि राज्यों का जो निर्माण हुआ वो आखिर कैसे हुआ था, और जो राज्यों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के जो कमीशन बने, जितनी भी कमेटियां बनी, उसकी अब हम चर्चा करने स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए पहला हम चर्चा करेंगे धर आयोग और जेवीपी समिति के बारे में। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये इन समिति में सदस्य थे। उन्हीं के नाम पर ये जेवीपी समिति भी हम कहते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे धर आयोग के बारे में। एस के धर की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन हुआ था। क्लियर है। देखो क्या कहता है, पहला है मित्रों धर आयोग, ठीक है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। क्लियर। यानी भाषाई का प्रांतीय आयोग, भाषाई जो कमीशन है उसकी क्या किया, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एस के धर की अध्यक्षता में हमने इस कमीशन की नियुक्ति कर दी, अपॉइंटमेंट कर दिया। और इस कमीशन ने क्या किया मित्रों, दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दे दी। क्लियर। और रिपोर्ट में उन्होंने देखो क्या रिकमेंडेशन दी, क्या उन्होंने सिफारिश की रिपोर्ट में। उन्होंने कहा कि अगर मित्रों उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप अगर मान लीजिए राज्यों का पुनर्गठन करना चाहते हैं तो आप जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना करें, बल्कि उसकी बजाय आप क्या करें, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। यानी आपको ऐसे
राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, जिससे कि आप उन राज्यों का प्रशासन आसानी से चला सकें, यानी प्रशासन में आपको सुविधा हो, उसी के आधार पर आप राज्यों का गठन करिए। अब इन्होंने रिपोर्ट में जब ये सिफारिशें कर दी, रिकमेंडेशन दे दी, तो इससे क्या हुआ मित्रों, बहुत ज़्यादा असंतोष फैला। और इससे आखिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में जाकर के एक और अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन कर दिया। यानी जब असंतोष फैला, विरोध जब हुआ इस बात का, तो फिर से एक कमेटी बनानी पड़ी और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी शामिल हुए, वल्लभ भाई पटेल जी शामिल हुए और पट्टाभी सीतारामैया जी शामिल हुए। और आपको पता है इस समय जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी ये जो कमेटी बनी उस समय जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इंडिया के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि सन 47 से 1947 से मित्रों 1964 तक हमारे जो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो ये कह रहा है कि इन तीनों सदस्यों को हम जेवीपी समिति के रूप में भी जानते हैं। क्लियर? आई होप कि मित्रों आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अगर मित्रों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों आपको इसको शेयर करना है। और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर से मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट कहता है इस समिति ने भी औपचारिक रूप से यह स्वीकार कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी जो धर आयोग ने सिफारिशें दी कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मत करो, यही बात जेवीपी समिति ने भी कही कि आपको अगर राज्यों का गठन करना है तो आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करिए। फिर कहता है हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को क्या करना पड़ा, भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के रूप लिए मजबूर होना पड़ा। यानी इन्होंने इन दोनों, एक समिति ने एक आयोग ने, दोनों ने कहा तो था कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करो, लेकिन फिर भी मित्रों क्या हुआ कि मजबूर होना पड़ा राज्य को, भारत की सरकार को 1953 में, और आंध्र प्रदेश का उन्होंने गठन किया। यानी आंध्र प्रदेश को उन्होंने बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश उनको बनाना पड़ा भाषा के आधार पर। पहले राज्य के गठन के लिए उनको मजबूर होना पड़ा जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो ऐसे मित्रों जाकर के इंडिया का पहला राज्य बना है और 1953 में बना है, और वो भी कौन सा, आंध्र प्रदेश। क्लियर? और जो पहले मद्रास से नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखो मित्रों तीसरी जो हम चर्चा कर रहे हैं, फजल अली आयोग की चर्चा कर रहे हैं, और राज्य पुनर्गठन आयोग भी हम इसको कहते हैं। ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये पहला फजल अली आयोग है। इसके बारे में क्या बात कही जाती है कि आंध्र प्रदेश के निर्माण से, यानी आंध्र प्रदेश का जब निर्माण हो गया, आंध्र प्रदेश जब बन गया, तो और भी क्षेत्रों ने ये मांग कर दी कि भैया आपने अगर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया है तो हमारे लिए भी आप भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करिए। ठीक है, तो मांग ये उठने लगी और फिर जाकर के क्या किया कि भारत सरकार ने क्या किया, 1953 में जाकर के 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग का ही गठन कर दिया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, फजल अली बने। ठीक है, और 2 सदस्य और भी इसमें शामिल थे, एक थे के.एम. पणिक्कर जी और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू। ठीक है, तो एक राज्य बनाने के बाद उनको फिर वापस जब मांग उठने लगी तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग उनको बनाना पड़ा। और देखो ये आयोग जो होगा ये भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगा 1955 में। और देखो ये क्या कहेगा, ये इन्होंने यानी इस आयोग ने क्या सिफारिश की है उसकी हम बात करते हैं। इसने क्या कहा, इसने ये स्वीकार कर लिया कि राज्यों का पुनर्गठन आप करो ना तो भाषा के आधार पर करो। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि पहले के जो दोनों आयोग और जो कमेटी थी उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया था कि राज्यों का गठन आप करो तो भाषा के आधार पर करो। लेकिन इस आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह कह रहा है, यह आयोग स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार कर रहा है कि आप अगर राज्यों का गठन करना चाहते हैं तो किसके आधार पर करो, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इसने कही थी, इसने क्या कहा, इसने कहा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भाषा एक राज्य एक भाषा। यानी इसने ये तो कहा कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन करो, लेकिन इसने ये कहा कि एक राज्य और एक भाषा। यानी मान लीजिए कोई राज्य है और उसमें उसकी भाषा हमने घोषित कर दी कि आंध्र प्रदेश जो है उसके लिए हमने तमिल भाषा मान लीजिए घोषित कर दी,
मानने की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए तमिल भाषा उसने घोषित कर दी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य है यानी राजस्थान है तो उसके लिए हमने भाषा घोषित कर दी राजस्थानी, हरियाणा के लिए हरियाणवी घोषित कर दी। ऐसा आप नहीं कर सकते। एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत आप नहीं दे सकते। क्लियर है? तो ये मित्रों मैंने आपके साथ चर्चा की कि कैसे आखिर राज्य बने, देशी रियासतें कैसे इंडिया में शामिल हुई। अब मित्रों अब हम चर्चा करते हैं कि 1956 के बाद में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बनाए गए, कौन कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरी जो हैं जो हमारे 1956 के बाद में बनाई गई है। तो देखिए राज्यों की चर्चा करें, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात, दादरा और नागर हवेली जो कि यूनियन टेरिटरी है, गोवा राज्य है, दमन और दीव यूनियन टेरिटरी, पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, नागालैंड राज्य है, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश जिसमें चंडीगढ़ जो होगा वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं मित्रों जो 1956 के बाद हमने बनाए हैं और इसमें यूनियन टेरिटरीज भी हमारी शामिल कर रखी है। क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कि तेलंगाना को वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काट करके भारत के 20वें राज्य के रूप में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि हमारा जो अंतिम राज्य बना था वो बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से हमने बनाया था। और इसी चैप्टर में और अभी कुछ समय पहले मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि जब हमने आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना को बनाया यानी उसकी सीमा में हमने परिवर्तन किया, तो आर्टिकल 3 का हमने उपयोग किया संविधान के और उसके माध्यम से हमने तेलंगाना का निर्माण किया। क्लियर है? अब फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं कि नामों में परिवर्तन हमने कैसे किया। यानी आज जितने भी राज्य हैं उनके पहले ऐसे आज के राज्य यानी आज जितने भी राज्य हैं ना और जिनके आज नाम हैं वो उस समय उनके नाम नहीं थे, यानी आज उनके जो नाम है वो नए नाम हैं, पहले उनके नाम कोई और थे। पहला कहता है संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम बदला गया, जिसका नाम हमने 1950 में किया क्या? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया कि उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वो क्या था। ध्यान रखना संयुक्त प्रांत हम उत्तर प्रदेश को कहते थे क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश क्षेत्र है और वर्तमान में भी मित्रों उत्तर प्रदेश को बांट करके 3 स्टेट बनाने की मांग चल रही है, क्योंकि उस समय भी ये संयुक्त प्रांत था और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र वाला देश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्लियर? तो ये उत्तर प्रदेश की चर्चा की। दूसरा 1969 में मद्रास का हमने नाम परिवर्तन किया और उसका नाम हमने क्या किया? तमिलनाडु। क्लियर? तो तमिलनाडु आज का जो है उसका पहले नाम क्या था? मद्रास। क्लियर है? नेक्स्ट चर्चा करें, इसी तरह 1973 में हमने क्या किया? मैसूर का नया नाम रखा क्या? कर्नाटक। ठीक है। इसी तरह मित्रों क्या किया? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिनी द्वीप का नया नाम हमने क्या किया? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी है। तो ये कुछ की हमने चर्चा की। आगे बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों क्या कहता, देखो कहता है 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान है, उसका हमने क्या नया नाम रखा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम रखा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हमने उसका नाम रख दिया। और यह बदलाव जो हमने किया था वो कैसे किया? वो किया हमने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से। क्लियर है? यानी यहाँ पे हम मित्रों उसका नाम परिवर्तन करने के लिए बहुत गौर करने की बात है। यहाँ पे हम जो नाम परिवर्तन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसका? संविधान संशोधन अधिनियम का। और इसीलिए तो कहें कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से 1992 में हमने दिल्ली का नाम परिवर्तित कर दिया। और मित्रों नेक्स्ट कहता है कि सन 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड रखा। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम हमने क्या रख दिया? पुदुचेरी। यानी कि आज का जो उत्तराखंड है उसका पहले नाम था उत्तरांचल, आज का जो पुदुचेरी है उसका पूर्व नाम था पांडिचेरी। क्लियर? और आज की अंतिम बात
आज के लेसन की, आज के वीडियो की अंतिम बात कि 2011 में उड़ीसा का नाम हमने बदला और उसका नाम हमने क्या रख दिया, ओडिशा। ठीक है, तो आज हम जो उड़ीसा को कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, ओडिशा कहते हैं, ध्यान रखना। उड़ीसा हम आज के संदर्भ में यूज नहीं करते। क्लियर है। तो आज मित्रों ये हमारा लेसन जो था, लेसन नंबर 5 इंडियन पॉलिटी का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आज हमारा लेसन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल का ऑल पर क्लिक करना है। और पुनः एक बात, पूरी कंप्लीट भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी हम करने वाले हैं। चाहे किसी भी एग्जाम्स में कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस बुक से बाहर वो नहीं होगा, इस बात की आप याद रखना। इसीलिए मैं पूरी सीरीज इंडियन पॉलिटी की लेकर के आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों आप इसको शेयर करना। तो अब हम मिलते हैं मित्रों अगले लेक्चर में नए लेसन्स के साथ, जो कि हमारा 6ठा लेसन होगा और नागरिकता से संबंधित होगा। यानी अब हमारे संविधान के भाग और संविधान के अनुच्छेद शुरू हो चुके हैं। आज हमने भाग 1 की चर्चा की, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 की चर्चा की। आने वाले नागरिकता के चैप्टर में भाग 2 की हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 की हम चर्चा करेंगे। क्लियर। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।